कोरोना महामारी से मरने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे हर कोई चिंतित ही नहीं बल्कि काफी परेशान है। आज भाजपा की पूर्व महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री श्रेष्ठा जोशी ने सोशल मीडिया में सीएम शिवराज को हटाने तक की पोस्ट कर दी। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या सीएम शिवराज सिंह चौहान महामारी से निपटने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं खुद श्रेष्ठा जोशी जी, भोपाल से हमारे संवाददाता राजू प्रजापति जी, भाजपा विधायक कृष्णा गौड़ जी व ग्लोबल इंडिया टीवी के स्टेट हेड अमर वर्मा जी। मेरा पहला सवाल श्रेष्ठा जोशी जी से। श्रेष्ठा जी, आज सीएम को बर्खास्त करने की पोस्ट में कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं जो इंदौर की स्थिति देख रही हूँ, मैं उससे बहुत ज्यादा दुखी हूँ। मन बहुत आहत है। मैंने अपने साथ में जो मेरी साथी कार्यकर्ता हैं उनको खोया है। हम रोज रेमडेसिविर की कोशिश कर रहे हैं, हमको कहीं से रेमडेसिविर नहीं मिल रही है। मेरे पास सुबह से फोन आते हैं, रोज मेरे पास फोन आ रहे हैं। ना मैं बिस्तरों के लिए हम कुछ प्रयास कर पाते हैं। काफी लोगों से इंदौर में मेरा संपर्क है, लेकिन मेरे वो संपर्क भी कोई काम नहीं आ रहे हैं। ना ही हमारे पास कोई बिस्तर की व्यवस्था है, ना ही ऑक्सीजन की व्यवस्था है। दूसरी बात, युवाओं को जो वैक्सीन लगना थी, वो वैक्सीन 1 तारीख को लगनी थी, वो भी अब मना कर रहे हैं कि अभी पता नहीं कब लगेगी। तो मेरा मन इन सब चीजों से बहुत शुभ है और मैं इससे बहुत आहत हो गई हूँ अब, क्योंकि हम अपने लोगों को मरता हुआ अब नहीं देख पा रहे। बिल्कुल। श्रेष्ठा जी, आप ग्लोबल इंडिया टीवी के माध्यम से सरकार को अपनी ओर से क्या राय और क्या संदेश देना चाहती हैं? मेरा बस यही आग्रह है कि ये जो कालाबाजारी है, इस पे रोक लगे। जब हमारे पास कोरोना का कोई इलाज ही नहीं है, तो ये जो बिल हमारे हाथों में दिए जा रहे हैं 6 लाख से 12 लाख के, वो किस बात के बिल हमारे पास आ रहे हैं। और हमारे पास कई सारे ऐसे फार्मास्यूटिकल्स हैं जो जेनरिक मेडिसिन उसकी अलग से और बना सकते हैं। तो हमको उनसे मदद लेना चाहिए और हमको कोई 1-2 लीटर शरीर के अंदर दवाई नहीं डालनी है, 0.5 ml दवाई वो डालनी है, तो उसको हमको करना चाहिए। दूसरी बात, भोजन और इस सब के लिए तो हमारे पास संस्थाएं हैं, संस्थाएं कर देती है वो मदद। ये महामारी कोई जनता लेके नहीं आई है, ये महामारी आ गई है। तो ये महामारी आ गई है तो इस पे कंसेशन होना चाहिए, इसका इलाज फ्री होना चाहिए। इस तरीके से अगर आपने बोल दिया कि हॉस्पिटलों में रेमडेसिविर मिलेगी, तो जो व्यक्ति एडमिट हो गया है वो ऑलरेडी कोरोना पॉजिटिव और उसको जो लेके गया है उसके हाथ में आपने एक पर्चा थमा दिया है, वो जगह जगह जा रहा है पर्चा लेके। तो ये तो कोरियर ही कर रहा है एक तरीके से। और क्या होता है ना मैडम, जो मैंने अभी शमशान घाट में पंचकुइया में खुद मेरे पड़ोस में डेथ हुई है सुबह, वो मैं जानती हूँ कि कोरोना है तो नहीं आदमी देख पा रहा है उसका चेहरा, लेकिन वो जिस तरीके से गिड़गिड़ाई है, वो जिस तरीके से तकलीफ में है लोग, तो ये अब बहुत मतलब मुश्किल है अब ये सब चीजें देखना। धन्यवाद श्रेष्ठा जी। मेरा अगला सवाल भाजपा विधायक कृष्णा गौड़ जी से। क्या वाकई में शिवराज सरकार लोगों की जान बचाने में नाकाम साबित हो रही है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोविड एक ऐसा पैंडेमिक आया है जिसकी भीषणता का अंदाजा किसी को भी नहीं था। और एक जो सेकंड अटैक कोरोना का हुआ है, इससे एक ब्लास्ट की स्थिति निर्मित हुई है। और यही कारण है कि सरकार चाहे कोई भी होती, व्यवस्थाएं चाहे कोई भी होती, सारी व्यवस्थाएं चरमराती इस प्रकार के ब्लास्ट से। किसी को अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग संक्रमित होंगे। हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं, सीमित संसाधन होते हैं उनके पास। स्वाभाविक रूप से जब संख्या इतनी ज्यादा बढ़ी तो सारी व्यवस्थाएं कोलैप्स हुई हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है और कोशिश यही कर रही है कि जो संक्रमित हैं उनका अच्छे से अच्छा इलाज हो जाए और जो एसिम्प्टोमेटिक हैं उनको घर पे ही आइसोलेशन में इलाज कर सकें। जो गंभीर हैं उनको वेंटिलेटर उपलब्ध हो जाए, ऑक्सीजन मिल जाए। और इसीलिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लोगों को अवेयर करने के लिए भी लोगों से इस बात का भी आह्वान कर रही है कि आप अपने घरों में रहें
और ये सबके सामूहिक प्रयासों से ही इस बड़ी लड़ाई को हम लड़ पाएंगे और जीतेंगे भी। लेकिन इस समय आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक समय सबको मिलकर सहयोग करना चाहिए। ये बात सही है कि बहुत सारे लोगों को हम खोते जा रहे हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे साथ के लोग हैं, और बहुत दर्द है उन परिवारों में भी, हम सबको दर्द है। लेकिन इस पैंडेमिक से हम सब जूझ रहे हैं, हम सब लड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से इसकी कोई दवाई नहीं है इस बीमारी की। लेकिन सबको धैर्य और संयम के साथ काम करना है। हम जितना आइसोलेट रहेंगे, हम जितना घर में रहेंगे, कोरोना की इस संक्रमण की चेन को हम तोड़ पाएंगे। लोगों को धैर्य संयम बरतना जरूरी है इस चेन को तोड़ने के लिए। लेकिन हमने देखा कि हमारी घोर लापरवाही का ही ये परिणाम है कि आज इस स्वरूप में ये बीमारी हम सबको देखने को मिली है। सरकार की जहाँ तक बात है, सरकार व्यवस्थाएं कर रही है, लगातार कर रही है। ऑक्सीजन कृष्णा जी मेरा एक सवाल ये है कि मैं श्रेष्ठा जी जो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से ब्लैक में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए पर्चा थमाया जाता है, बिल 6 से 12 लाख का थमाया जाता है, वाकई में ये स्थिति वाकई में है किस जगह वो सही कह रहे हैं। जब कभी ऐसी स्थितियां निर्मित होती है तो हम सब ने ये देखा है कि समाज में बहुत विकृति आती है। ऐसे लोग ऐसे मौके का फायदा उठाते हैं, और इसीलिए हमने लगातार हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में भी इस बात को बहुत प्रमुखता के साथ उठाया था। और हमने ये कहा था कि जब सरकार ने सारी व्यवस्थाएं ऐसी की है कि रेमडेसिविर सीधे हॉस्पिटल जाएगा और हॉस्पिटल से सीधे पेशेंट को लगेगा, तो फिर डॉक्टर क्यों लिख कर दे रहे हैं उनको बाहर से लेने के लिए? क्योंकि वो जानबूझ करके दे रहे हैं, उनको इसलिए दे रहे हैं हॉस्पिटल, इसलिए बाहर का लिख के दे रहे हैं ताकि 4 दिन तक वो बाहर घूमता रहेगा। हॉस्पिटल वाले भी जानते हैं कि बाहर रेमडेसिविर इसको नहीं मिलेगा, लेकिन 4 दिन तक वो बाहर यहाँ से ना भटकेगा, उनका हॉस्पिटल। यही कारण है कि इस प्रकार के लोगों पर अंकुश लगाने की जरूरत है। हमने क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में प्रमुख रूप से कहा है कि ऐसे जितने हॉस्पिटल है, डॉक्टर हैं जो इस प्रकार बाहर के लिए रेमडेसिविर लिख रहे हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, FIR की जाए और हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त किया जाए ताकि इस प्रकार की गतिविधियों को हम रोक सके। जी कृष्णा जी, मेरा एक ये भी सवाल है। मैं स्टेट हेड हूँ अमर वर्मा। मैं मध्य प्रदेश में कई बार जगह से मेरे पास भी फोन आ रहे हैं कि हमें ये मतलब इंजेक्शन की व्यवस्था करा दीजिए, बेड की व्यवस्था करा दीजिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था करा दीजिए। लेकिन कहीं अधिकारी भी इस जगह मतलब हम उनको कॉल करते हैं तो कॉल अटेंड नहीं कर रहे हैं। इसमें आप सरकार को क्या कहेंगे? सरकार की तरफ से क्या अपने तरफ से उपाय करेंगे? देखिए, लगातार कोविड केयर सेंटर बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमने ये देखा है कि लोग पैनिक बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अगर हमारी सर्दी खांसी नॉर्मल सर्दी खांसी भी है, नॉर्मल बुखार भी है, तो सबको यही लगता है कि हमें कोविड हुआ है, वो सीधे अस्पताल की ओर दौड़ने लगे। अस्पतालों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। इसीलिए हम लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं कि यदि सर्दी खांसी हुई है, यदि अब बुखार आया है, तो सबसे पहले आप टेस्ट कराइए। कोई जरूरी नहीं कि आपको कोविड पॉजिटिव, ये नॉर्मल बुखार भी हो सकता है, तो इसको घर पर रहकर भी हम ठीक कर सकते हैं। और अगर पॉजिटिव आया भी है लेकिन एसिम्प्टोमेटिक के कम लक्षण है, तो कोविड केयर सेंटर हमने लगातार खोले हैं ताकि आइसोलेशन में वो वहाँ रहकर ठीक हो सकते हैं। लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि हॉस्पिटल में बेड की संख्या बढ़ाई, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाई, ICU बेड बढ़ा रहे हैं, वेंटिलेटर बढ़ा रहे हैं। लगातार कोशिश हो रही है कि इस महामारी से जूझ रहे लोगों को ज्यादा राहत दे। और मैंने जैसा कि पहले कहा कि ये ब्लास्ट हुआ है और इसलिए किसी को भी कल्पना नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो जाएंगे, और इसलिए अब इसको धीरे धीरे सरकार के स्तर से, सामाजिक संगठनों के स्तर से इस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि सबके सामूहिक प्रयासों से निश्चित रूप से थोड़े ही दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी। कृष्णा गौड़ जी, ये जनता का सवाल है जो मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। इतनी जाने जा चुकी हैं, इस महामारी से लड़ने के लिए अब आगे आपकी क्या नीति है, ये जनता जानना चाहती है। देखिए, लगातार सरकार प्रयास कर रही है, लगातार हम लोग सब जनप्रतिनिधि प्रयास कर रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि किसी परिवार का कोई सदस्य दुख है, और इसीलिए हमें 3 चीजों पर प्रमुख रूप से ध्यान देना होगा। वैक्सीनेशन स्टार्ट होने वाला है, 1 तारीख से शुरू होने वाला था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में एक साथ अवेलेबिलिटी भी होना जरूरी है, इसलिए रजिस्ट्रेशन होने का काम चल रहा है।
3 तारीख के बाद दिन निश्चित हो जाएगा जिस दिन से वैक्सीनेशन होगा। तो लगातार कोशिश होनी चाहिए कि 100% वैक्सीनेशन हो ताकि हम लोगों का जीवन बचा सकें। दूसरा, हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोविड गाइडलाइन का पालन सबको करना होगा। हमने देखा कि इन जन जागरण करने के बाद भी लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिए थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना छोड़ दिया था, और हमारी घोर लापरवाही का ये परिणाम है कि वो इतनी विकराल रूप में ये बीमारी हमारे सामने आई है। तो हमें कोविड गाइडलाइन का प्रॉपर पालन करना पड़ेगा। और तीसरा, हर एक व्यक्ति को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रयास करने होंगे। घर में काढ़े का उपयोग करना होगा, योग करना होगा, ध्यान मेडिटेशन करना होगा, और कोशिश करना होगी कि हम अपने अंदर की इम्यून सिस्टम को मजबूत करें ताकि अगर कोविड जैसा अटैक हमारे शरीर पे हो तो हमारा शरीर उससे लड़ सके। क्योंकि यह बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इस बीमारी का इलाज है तो सिर्फ यही है कि हम वैक्सीनेशन कराएं, कोविड गाइडलाइन का पालन करें और अपने इम्यून सिस्टम को हम मजबूत बनाएं। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार का फोकस भी अब ज्यादातर इस दिशा की ओर है ताकि हम भविष्य में ज्यादा से ज्यादा लोगों का जीवन बचा सकें। मेरा अगला सवाल हमारे संवाददाता राजू प्रजापति से है। राजू, क्या वाकई में लोगों की मौतें मध्य प्रदेश सरकार में ऑक्सीजन और सही इलाज नहीं मिलने के कारण हो रही है? देखिए, यहाँ तक मेरा सवाल है, आपका जो सवाल है उसका मैं जवाब देना चाह रहा हूँ कि 1 वर्ष पूर्व हो चुका है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। जब 1 वर्ष हो चुका था तो 1 वर्ष के अंदर आप व्यवस्थाएं नहीं कर पाए। क्या कारण रहा? पीएमओ के अंदर ही फंड आ चुका था, तो आप 1 वर्ष के अंदर ना तो ऑक्सीजन की व्यवस्था कर पाए, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था कर पाए, ना ही कोई टेस्ट की व्यवस्था कर पाए। आखिर क्या कारण रहा कि आपके व्यवस्थाओं के इंतजार में थे कि लगातार मौतें बढ़ती चली जाए देश के अंदर या प्रदेश के अंदर? इसके बाद आप सोचें, उसमें विचार करें आप, हैं? फिर इसके बाद आप सोच रहे हैं कि जो जिस हॉस्पिटल में 50 बेड की आवश्यकता है तो उसमें लगातार अगर 200 लोग पहुंच जाएंगे तो तो व्यवस्थाएं गड़बड़ाएंगी। और अगर 50 लोगों को वहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था है वहाँ पर, तो 250 लोगों को वो ऑक्सीजन कहाँ से उपलब्ध हो पाएगी? प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जब आप बात कर रहे हैं, जैसे कि इन्होंने बताया, जोशी जी ने इंदौर से इन्होंने कहा है कि वो व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे प्रदेश में। उनका सवाल सही है, उनकी बात सही है। बुधनी में उन्होंने एक प्लांट का उद्घाटन किया था, ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया था। आज 8 महीने से ज्यादा हो गए हैं, उन्होंने अभी तक वहां पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। अगर वो प्लांट शुरू हो जाता तो क्या ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं नहीं हो पाती? और जहां तक मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे व्यवस्थाओं का, तो प्रदेश की सरकार बिल्कुल नाकाम है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं नहीं कर पाई है। शिवराज सिंह चौहान जी को यहाँ कांग्रेस कहती है, यहाँ पब्लिक भी आज कहने लगी, और यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बोलना चाहते हैं लेकिन उनकी मजबूरी है, बेबस है, लाचार है, इसलिए वो अपनी जुबान नहीं खोल पा रहे हैं। क्योंकि कोई किसी पद से जुड़ा हुआ है, किसी कारण से वो अपना दिल का जो दर्द है वो बयान नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उनके दिल में एक दर्द है क्योंकि वो मृत आत्माओं को देख नहीं पा रहे हैं, उनकी स्थिति इतनी गंभीर होती चली जा रही है, इस कारण से वो अपनी कोई भी बात को बोल नहीं पा रहे हैं, ना मीडिया के माध्यम से, ना सोशल मीडिया के माध्यम से। क्यों? क्योंकि सरकार बिल्कुल नाकाम हो चुकी है किसी प्रकार से काम को देखने के लिए। मैंने तो कवरेज करी है लगातार जाके शमशान घाटों के अंदर, लाशों के ढेर लगे हुए हैं। ये किस प्रकार की सरकारें चला रहे हैं आप? जब क्या कहते, जैसा कि दीदी कृष्णा गौर जी की विधानसभा की बात मैं करूं तो जम्मूरी मैदान के अंदर जब आप 24 घंटे और के अंदर व्यवस्थाएं करते थे अंत्योदय मेले की, वहाँ लाखों करोड़ों लोगों को आप इकट्ठा कर देते थे, पूरी बसें लगा देते थे, आप इतनी भीड़ इकट्ठी कर देते थे, तो क्या आप उसमें पैसा खर्च कर सकते थे? तो आप कोविड के लिए किसी प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे जो हॉस्पिटलों की व्यवस्था करते हैं लगातार तुरंत। उसमें भी तो हमने व्यवस्था करी, और आपने मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण की समारोह भी वहाँ पे किया था शिवराज सिंह चौहान जी ने, तो वहाँ पे भी आप लाखों करोड़ों रुपए वहाँ खर्च करके इतनी व्यवस्थाएं करते थे आप। तो फिर आप यहाँ पे क्यों व्यवस्थाएं नहीं कर रहे हैं? क्या कारण है, क्या वजह है? तो ये दर्द हर व्यक्ति का है, लेकिन बात यह है ना ही कांग्रेस के लोग भी ज्यादा बोल पा रहे हैं, ना ही बीजेपी, वो सब बेबस हैं, किसी न किसी वजह से, किसी न किसी कारण से अपने दर्द को छुपा रहे हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। कारण यही है। जी श्वेता जी। कृष्णा गौर जी, मैं फिर से आपके पास आना चाहूंगी, और जैसा कि राजू जी ने कहा कि इस दूसरी लहर के लिए सरकार को तैयार होना चाहिए था, और कई सवाल राजू जी ने किए हैं और कई बातें रखी, आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगी? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी?
जी कृष्णा गौड़ जी, जी आप सुन पा रही हैं? शायद उनको आवाज नहीं जा रही है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। अमर, आप भी लगातार इस महामारी में लोगों की समस्याओं पर नजर बनाए हुए हैं। क्या लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है? जी ऐसा जी मैं बताना चाहूंगा कि वाकई में जो श्रेष्ठा जी ने अपना दर्द बयां किया है वो वाकई में सच है, क्योंकि जब अपने और अपने परिवार के लोगों को खोने का जो दर्द होता है वो वाकई में कितना दर्द होता है, उसमें पार्टी से उठकर, सरकार से उठकर इतना हमको इमोशनल कर देता है कि हम जगजोर हो जाते हैं, अंदर से जगजोर हो जाते हैं, जिसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने देखे ऐसे कई लोगों को देखा है, मेरे पास भी कई लोगों के सवाल आए हैं, मेरे पास भी फोन आए मदद के लिए, लेकिन हम मदद के लिए जब किसी अधिकारी को फोन लगाते तो वो फोन हमारे समय पर अटेंड नहीं करते हैं। जैसे कि हमारे पूरे मध्य प्रदेश के पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार से मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने भी ये बताया कि अधिकारी लोग फोन नहीं उठा रहे हैं। ऐसे में मेरा यही कहना है कि ये सरकार में आखिर सरकार माना कि कितने फोन आ रहे होंगे, लेकिन सरकार ऐसा क्यों निर्देश नहीं दे रही कि जिन लोगों की जान फोन उठाने से बच सकती है, उनको सही समय पर पर्याप्त जो है उनको इलाज मिल जाए तो उनकी जान बचाई जा सकती है। जी ऐसा जी। और मैं कहना चाहूंगा कि जो जिस प्रकार से कृष्णा गौड़ जी बता रहे थे कि हमारे पास ये व्यवस्था, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की वो जो लूटमार चल रही है प्राइवेट हॉस्पिटलों की, बिल जो ट्रीटमेंट को लेकर ये काफी हद तक पहुंच गई है, जिससे दुखी होकर ये भी आज इन्होंने एक पोस्ट डाली थी और सीएम शिवराज को बर्खास्त करने की मांग की थी। ये ऐसा जी। ग्लोबल इंडिया टीवी पर अपना कीमती समय देने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ग्लोबल इंडिया टीवी पर।